सर ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेजे थे सर। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। हाँ, क्या कुछ पूछना है क्या उसमें? इकोनॉमिक्स भी आता है क्या सर? इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गया? नहीं, सिलेबस सर में देखे थे। सर एक बार डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस कर रहे थे सर, दिक्कत होता है सर, इधर उधर से ढूंढना पड़ यस रहा है। सर। सर जीएस का क्या होगा? सर जीएस का सर सर नीरज सर सर कहे छे कि तुमका एग्जाम होगा जीएस का भी सर। सर कॉलेज कब खुलेगा? देखिए, वो जो क्वेश्चंस शेयर किया गया है उसमें क्वेश्चन आपका जो है यूनिवर्सिटी एंड पर ऑनर्स 1, पेपर 1 और पेपर 2, उसमें जो प्रीवियस ईयर आपका 2020, उससे पहले भी हुआ होगा 21 ईयर का कुछ क्वेश्चंस है। कुछ पीडीएफ आपका कनेक्ट है, मतलब कि सेवरल पेपर है उसमें, ठीक है ना। तो एक ही पीडीएफ बनाया हुआ है जिसमें सारे पेपर हैं। ऑनर्स 1 और 2 में, ऑनर्स 1 में आपका जो है फंडामेंटल जो आपका है, एक पेपर फंडामेंटल, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल, एंड देन अंडर दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर ICA एंड PLDT बेसिक। Question comes from this particular section in honors 1. Honors 2 में there is paper operating system and Fox Pro। तो ये दो आपका ऑनर्स है जिसमें ये पेपर का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका मैथ्स सब्सिडरी है, मैथ्स में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स MCQ टेस्ट होगा, ठीक है ना। देन देर इज हिंदी, तो हिंदी में आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। You have to follow the paper Hindi, and English is there. Hindi is compulsory, MIL. English as a subsidiary, तो इंग्लिश में भी आपका MCQ टाइप क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। जो पहले का क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन उसमें है। 2021 का जो क्वेश्चन होगा उसमें आप देख पा रहे होंगे। बोलिए। सर बोल रहे हैं कि जो थियोरेटिकल पार्ट होगा वही ना होगा सर ऑनर्स 1 में, हाँ 75 नंबर का सर। हाँ, 75। ऐसा ओके सर। और प्रैक्टिकल आपका जो है वो 50 मार्क्स का होगा, इंटरनल, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम। तो दैट इज वो आपको जस्ट फॉर आपका आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आइडिया मिलेगा कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो है वो किस तरह का आता है। बोलिए। सर इकोनॉमिक्स भी ना है सर? बता दिए, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट वाले के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। BCA BSc IT के लिए नहीं है, इकोनॉमिक्स इज मैनेजमेंट। नाउ कम टू द टॉपिक। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लिए थे अप टू यस नॉन मास्केबल, मास्केबल इंटरप्ट हम लोग देख रहे थे। बोलिए। ये सर सर प्रीवियस क्लास यू आपने एक दिया था सर, वो रन नहीं कर रहा है बेसिक में। वो हमने उसको सही से मतलब उसको शेयर करो। सर अभी तो लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, आपके पास भेज देंगे सर।
भेजेंगे तो फिर हम ना करेंगे, आप में आपका प्रॉब्लम आप शेयर करिएगा तो यहाँ पर 1 मिनट सर देखते स्पॉट हैं, चेक हो जाएगा। कनेक्ट तो नहीं है, फिर भी देखते हैं मोबाइल से ही। अगर 1 मिनट आप सर। लिखा हुआ भी अगर है, हैंड रिटन भी है, तो उसको भी दिखाइए, हम उसमें देख पाएंगे कहाँ गलती है। यस सर, यस ऐसे सर। एक प्रॉब्लम था, आप डिक्लेरेशन एरिया में सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं किए थे, नोट करके मैंने भेजा था। सर इट्स विजुअल सर। हाँ, योर मोबाइल, दिस वन। yes, void main, and before void any inclusion is there? अच्छा, you are writing this program on QBasic interpreter? QBasic sir, it is also based on interpreter. No, you are running this program on Turbo C or QBasic? No sir, QBasic sir. QBasic na? Yes sir. Then how it will work? Sir, it is also based on interpreter. No, you are writing code using the function of C compiler, so just change it, ठीक है ना? In place of printf take print, in place of scanf take input. Earlier I also suggested when I am typing this code in C++ or C language, तो C language में जब लिख रहे हैं तो बताए थे कि QBasic में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा आपको, तो सब कुछ ठीक है। स्टैटिक आप लिखिए इसको। सर हमने पूछा भी था सर, तो आपने बोला कि नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज आल्सो बेस्ड इन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। सर हमने पूछा था इन द प्रीवियस क्लास, बट आपने कहा था कि नहीं करेगा। मतलब I can't, you are not audible that time, that's why I can't respond you in that manner. But whenever you are writing program for interpreter like QBasic, then some of the function is not supported over there, ठीक है ना? तो फंक्शन आपका वहां सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो काम नहीं करेगा। बाकी आपका कोड सही है, आपको अदर कंपाइलर यूज करना पड़ेगा। देखिए ऑनलाइन QBasic कंपाइलर इज अवेलेबल और नॉट, आई जस्ट चेक इट। QBasic इंटरप्रेटर चाहिए। QBasic में अगर आप कोडिंग करेंगे तो QBasic में आप में को वहां कहाँ चेंज करना होगा, आई जस्ट सजेस्ट यू। देखिए उसमें जो प्रोग्राम लिखे हैं वहां पर लिखना होगा आपको, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं डिम, ठीक है ना? जो भी वेरिएबल है आपका उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एरे ले रहे हैं एक, तो डिम A5 इंटीजर, ठीक है? तो यहाँ पर अगर इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक इंटीजर लेंगे, एन मॉडलो इंटीजर लेंगे, ठीक है? अगर इसको एरे टाइप में लेना है तो एरे, इसमें यहाँ पर एरे दिखा देंगे, साइज दिखा देंगे, n of 5 मॉडलो इंटीजर टाइप एरे आपका हो गया। उसके बाद उसमें गो टू स्टेटमेंट आपका काम करेगा, क्या क्या चेंज करना होगा। गो टू आपका काम करेगा, ठीक है ना? लेबल भी काम करेगा, गो टू लेबल जैसे लिखा हुआ वैसे काम करेगा। ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस काम नहीं करेगा। हाँ बोलिए सर, प्लीज क्वेश्चन रिपीट अगेन सर, आई विल ट्राई इन QBasic in this program. So you are connected with laptop? No sir, only mobile sir, mobile. I will try mobile चलो in QBasic.
ये क्वेश्चन बताओ इसको जी। लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हम लोग सेंटिनल वैल्यू डिस्कस किए थे, ठीक है। आई जस्ट ओपन दैट प्रोग्राम, ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर कोड को हम ये थे हम सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में लिखा गया था वो प्रोग्राम। I think that यही था ना? I think this is the program. यस सर। हाँ, तो ये प्रोग्राम आपका जो है डॉट सी, मतलब देव सी प्लस प्लस कंपाइलर आईडी का यूज करके सी में लिखा गया है, ठीक है। अब इसको क्यू बेसिक में लिखने के लिए कुछ कुछ चीज इसमें से हटाना होगा। हेडर फाइल वहां पर यूज नहीं करते हैं, वार्ड में लिखेंगे नहीं, वेरिएबल डिक्लेरेशन आपका रहेगा, ये गो टू आपका काम करेगा, ठीक है। प्रिंटफ और स्कैनफ की जगह यहाँ पर आपको चेंज कर लेना होगा। प्रिंटफ की जगह यू हैव टू टेक प्रिंट, ठीक है ना। प्रिंट और डबल कोट में जो लिखना है वो लिखेंगे, जैसे लिखे हैं यहाँ पर। तो प्रिंट कमांड आपका प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगा, स्कैनफ की जगह इनपुट स्टेटमेंट काम करेगा, ठीक है ना। बाकी गो टू स्टेटमेंट आपका काम करेगा। ये जहां जहां प्रिंटफ है उसको इनपुट, उसको आपको प्रिंट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। अब तो हो जाएगा ना? क्वेश्चन यही था कि विदाउट यूजिंग एरे हम नंबर ऑफ एंट्री लेंगे किसी एक वेरिएबल के थ्रू और उसको एडअप करते जाएंगे, उसको एक्युमुलेट करते जाएंगे, यानी कि जितना नंबर, जो भी नंबर डालेंगे उसको एडअप करते जाएंगे और फाइनली हम लोग जो है जब नंबर एंट्री को स्टॉप करना होगा तो एक सेंटिनल वैल्यू लेंगे। तो सेंटिनल वैल्यू जैसे -1 यहाँ लिया गया, तो जब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, अब की बेसिक में भी करेंगे, केवल स्टेटमेंट चेंज होगा और सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर इंटर नंबर हम जैसे ही करेंगे, तो सपोज नंबर एंट्री करते जा रहे हैं। आपको पता है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम 55 होता है, तो 10 तक जाते हैं। 10 तक जाने के बाद, अब 10 के बाद हम चाहते हैं कि अब ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए। तो चूंकि हम लोग एरे यूज नहीं कर रहे हैं, तो एरे यूज करते तो फिक्स साइज के हिसाब से काम करता, लेकिन यहाँ पर हम लोग अब अभी कोई एरे नहीं यूज कर रहे, इसके चलते कोई लूप यूज नहीं हो रहा है। चूंकि लूप नहीं यूज हो रहा है तो फाइनाइटनेस इज नॉट देयर। तो whenever you want to terminate the process, you just use the sentinel value. Now in place of sentinel value, you may take any value which is not used as a variable value. Variable के लिए value के लिए use नहीं करेंगे जिसको, तो you just use that value to check out the condition for termination. तो उस वैल्यू को आप चेक करेंगे प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए। तो जैसे यहाँ -1 लिया गया है, तो जैसे ही -1 एंट्री करेगा यूजर, तो वहां पर आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा और फाइनली आपका रिजल्ट दे देगा सम ऑफ ऑल इंटर्ड नंबर इज 55। नाउ सेम थिंग यू हैव टू परफॉर्म इन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज क्यू बेसिक। तो क्यू बेसिक में भी यही चीज करना है अगर, तो लॉजिकली एवरीथिंग इज सेम। तो अभी कोई एनीवन हु इज कनेक्टेड विद द लैपटॉप, एनीवन कोई है जिनका क्यू बेसिक इंटरप्रेटर इंस्टॉल है सिस्टम में? Anyone raise the hand? If anyone have laptop or any desktop and they are connected with the meeting through that laptop or desktop, तो again अगर नहीं है, हाँ बोलिए। यस सर, सर कनेक्ट होते हैं सर, एक मिनट। ओके, जस्ट कनेक्ट, बिकॉज आप क्यू बेसिक में आई थिंक दैट कि आपका लूपिंग का यहाँ जरूरत है नहीं, जनरल हम लोग यहाँ सिंटेक्स यूज कर रहे हैं। बोलिए सर, ये वाला कोडिंग एक बार और समझा दीजिएगा ना। क्या सर ये जो कोडिंग किया है ना, प्रोग्रामिंग सर,
ये कोड हम लास्ट डे भी हम चैट में डाले थे। सर वो हाँ देखे हैं, लेकिन सर समझ में नहीं आया, सर एक बार बता देते। इस कोड में क्या है कि देखो, इस कोड में अब जो है सी लैंग्वेज का यूज किया गया है, सी का कंपाइलर यूज किया गया है। यू कैन राइट द सेम प्रोग्राम यूजिंग C++ कंपाइलर ऑल्सो। तो C++ में केवल स्टेटमेंट चेंज होगा। अब जैसे इसी प्रोग्राम को अभी हम जो लिखा हुआ है आपको चेंज करते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा कि सेम प्रोग्राम को अगर हमको C++ में रन करना है, यही काम आपको क्यू बेसिक में करना है, जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो क्यू बेसिक सी और C++ में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम इसमें इंक्लूड की है, क्योंकि इसमें आपका जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है वो ऑब्जेक्ट सी आउट और सी इन से होता है। तो सी आउट और सी इन एंड सी आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आईओ स्ट्रीम क्लास। तो स्टैटिक इज द स्टोरेज क्लास। अब वो जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तब, जब वैल्यू को कंटिन्यूअसली सेव करने के लिए स्टैटिक यूज होता है। इंट डेटा टाइप है, एन एक आपका नंबर है, वेरिएबल लिया गया जिसके थ्रू नंबर एंट्री हो रहा है। एस आपका एक्यूमुलेटर है, जो भी नंबर आप इंटर कर रहे हैं उसको एक्यूमुलेट करके सम अप करके स्टोर कर रहा है एक्यूमुलेटर। लेबल 1 एक लेबल बनाया गया है जिसको गो टू स्टेटमेंट से यूज किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप एक इंटर करते हैं नंबर, प्रिंटर में इंटर नंबर एंट्री करने के बाद डायरेक्टली गो टू लेवल 1 में चला जाता है कर्सर। गो टू लेवल 1 में जाने के बाद यहाँ चेक करता है कि आप जो नंबर इंटर किए हैं वो -1 तो नहीं है। अगर -1 है तो कर्सर सीधे गो टू एंड में चला जाता है। यानी अगर -1 एंट्री करते हैं तो गो टू एंड में क्या है कि आप प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। जो भी सम आपने किया है उसको स्टोर प्रिंट कर दिया गया, ठीक है। अब यस सर। गो टू एंड में नहीं जाता है तो क्या होगा, तो एल्स पार्ट में क्या करेगा, जो नंबर S आपने = S इंटर + किया N। है उस नंबर को एक्युमुलेट करेगा, जोड़ेगा। ये जोड़ने का प्रक्रिया तब तक होगा जब तक कि आप -1 इंटर नहीं करते हैं। ये -1 एक तरह से क्या हो गया, सेंटिनल वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर एक ही वैल्यू को आप यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यू एंट्री करने की। एक ही वेरिएबल से आप नंबर ऑफ एंट्री कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एंट्री कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी एरे टाइप डेटा स्ट्रक्चर। तो उस केस में आपका एक वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू प्रोसेस टर्मिनेट हो। तो यहाँ -1 हम लोग क्या लिए, जैसे -1 लिए हैं टर्मिनेट करने के लिए। यानी जब भी ये माइनस हमको नंबर एंट्री करना बंद करना होगा तो ये सेंटिनल वैल्यू हम -1 डाल देंगे। अगर इस -1 की जगह हम कोई ऐसा वैल्यू ले लें 999, तो ये भी आपका सेंटिनल वैल्यू ऐसा ही काम करेगा। यानी जैसे ही यूजर को बंद करना होगा प्रोसेस, तो यूजर ये 999 को एंट्री कर देगा, ठीक है। और सर यहाँ पर S का वैल्यू कैसे चेंज होगा? हाँ S का वैल्यू, क्या, S का वैल्यू सर, S का एस आपका एक्यूमुलेटर है। एस इनिशियली 0 रहेगा, तो अगर 0 रहेगा और पहली बार ही आप 999 डाल देंगे तो एस में क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 0 ही प्रिंट करेगा ना। इसकी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर 999 डालने के पहले कुछ नंबर आप डाल रहे हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ नंबर इंटर करने के बाद आपका लेवल गो टू स्टेटमेंट क्या कर रहा है, लेवल 1 में भेज रहा है। अब जो नंबर आप डाले हैं वो 999 नहीं है, अगर नहीं है तो क्या जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा ना। एल्स पार्ट में जाएगा। तो एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में एस जो पहले से है 0, उसमें जो नंबर आपने डाला है वो ऐड होकर एस में स्टोर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, उसके बाद फिर से कर्सर इसमें जाएगा, इंटर द नंबर, फिर आप नया नंबर डालेंगे, फिर गो टू लेवल 1 में कर्सर भेजेगा। नया नंबर आपका अगर 999 नहीं होगा तो फिर ये एल्स पार्ट में जाएगा और उस नया नंबर को जो एग्जिस्टिंग एस का वैल्यू है उसमें स्टोर कर देगा जोड़कर। तो ये काम तब तक होगा जब तक कि ये सेंटिनल वैल्यू आप एंट्री नहीं करते हैं। सर ये लूपिंग का कॉन्सेप्ट है क्या सर? करेंगे प्रोसेस विल बी टर्मिनेटेड। नाउ यहाँ पर अभी अगर सी जैसे आपको लिखना है इसी प्रोग्राम को क्यू बेसिक में लिखना है, तो हम यहाँ पर जैसे अभी चेंज कर रहे हैं कुछ मॉड C++ के लिए। 1 मिनट, सी इन और इसी तरह से यहाँ पर भी सी आउट। सर ये तो क्यू बेसिक में भी रन कर जाएगा, बस इसका चेंज कर देंगे सिंटैक्स। तो वही चीज ना बोले हैं, क्यू बेसिक में रन नहीं करेगा, करेगा ही। लूपिंग का कॉन्सेप्ट है सर इसमें? हाँ?
लूपिंग इटरेटिंग है ना हाँ सर, हाँ उसका हाँ, लूपिंग का ही कॉन्सेप्ट है। लूपिंग तो पढ़ा ही दी गया होगा आपको। यस सर। यस सर। अब देखिए इसमें हम ये एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि सेम प्रोग्राम सी में आप देखें, अब उसमें भी हमने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट चेंज किया सी प्लस प्लस करने के लिए। आपको भी वही काम करना है क्यू बेसिक में। इनपुट आउटपुट का काम आपको प्रिंट और इनपुट स्टेटमेंट से लेना है। जो काम हम यहाँ पर सी में हम लोग किए, यहाँ पर सी में किए प्रिंटफ स्कैनफ से, और प्रिंटफ स्कैनफ के लिए हेडर फाइल studio.h डाले। उसी तरह से यहाँ पर आपका जो है सी आउट और सी इन लेंगे, जिसके लिए IOStream क्लास हेडर फाइल डालेंगे। आपको सी आउट और सी इन के जगह में सिंटेक्स यूज करना है प्रिंट के मतलब सी आउट के जगह प्रिंट स्टेटमेंट और सी इन के जगह इनपुट स्टेटमेंट। रेस्ट पार्ट इस जो है सेम रहेगा, लॉजिकली जो जैसे चल रहा है वैसे ही आपका एग्जीक्यूट होगा। नाउ इन क्यू सी प्लस प्लस जस्ट सी, जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे क्या है कि क्यू बेसिक जो आपका कंपाइलर है, इस क्यू बेसिक कंपाइलर में इंट वॉइड काम नहीं करता है। तो इंट ओ सर वाइड, हाँ सी में काम करेगा, सी प्लस प्लस में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिटर्न 0 सी आउट। अच्छा हाँ, और चीज है इस आईडी के चलते यहाँ पर आपको यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड आपको एंट्री करना पड़ेगा। अदरवाइज सब जहाँ भी सी आउट और सी इन लिखे हैं वहाँ पर std आपको यूज करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। हम लोग इंटर कर रहे हैं नंबर, अब टर्मिनेशन के लिए 999 है, -1 को चेंज कर दिए इसमें। नाउ वी वांट टू टर्मिनेट, तो 999 डाल दिए, विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है ना, बोलिए सिकंदर। yes sir. Sir, sorry sir, there are lots of problem with my Zoom sir. Please sir, sentence बोल दीजिए, हम टाइप कर कर देख लेते हैं वो। yes sir, A lot of problem। टेक्स्ट सर जूम के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है लैपटॉप से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सिर्फ बोल देते हैं तो हम चेक कर लेते हैं लैपटॉप पर ही है। okay। प्रिंट इफ था, प्रिंट कर दिए सर, और स्कैन इफ था, स्कैन कर दिए, और मेन वाइड से पहले इंट लगा दिए। क्या क्या किया? कैसे दोनों नहीं करेगा। सर? उसके बाद स्कैन, स्कैन पर एरर दे रहा है सर। बता रहे, एक मिनट, आप क्या क्या किए अभी तक? देखिए सबसे पहले ये आईओ स्ट्रीम ये सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, मेन से मतलब नहीं है। आप एक वेरिएबल यूज करिए n और एक एक्यूमुलेटर s इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिम का यूज किए कि नहीं प्रोग्राम में आप लोग, डायमेंशन? यस सर। तो लिख दीजिए डिम n कॉमा s, जो भी लिखते हैं एज इंटीजर लिखते हैं। यस सर। हाँ तो वो लिखिए, ये वेरिएबल डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक लिखने का जरूरत नहीं है, स्टैटिक वहां नहीं काम करेगा। इंट के जगह इंटीजर वहां लिखिएगा। उसके बाद लेबल का कोई नाम बनाइए, जैसे लेबल 1 ही ले लीजिए, लेबल 1 कोलोन दे दीजिए। बोलिए।
सर गो टू इंड कैसे करते हैं सर क्यूबेसिक में? गो टू एंड नहीं करते हैं, एंड आपका लेवल का नाम है। इसको इसको लेवल 1 जो लिखे हैं ना, इसके जगह नाम बदल दीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो लेवल 1 के जगह कुछ नाम नया दे दीजिए, स्टार्ट दे दीजिए, START। स्टार्ट नहीं यहाँ सर, से हो रहा है, ठीक है? सर इसमें लिखे हैं, सर इसमें लिखे हैं ना इफ कॉर्पोरेट का फंस गया तो फंस गया। बता रहे नाइन नाइन, तब मतलब वो इंड होने जाना चाहिए प्रोग्राम। हाँ, एल्गोरिथम यूज किए हैं ना, तो गो टू एंड लिखे हैं। लाइन आप यूज कर रहे हैं, क्यूबेसिक में लाइन है, यस सर। तो लाइन से भी यूज कर सकते हैं। गो टू पर्टिकुलर लाइन, लाइन नंबर दिस। तो गो टू एंड आप जो है यहाँ लेबल बना हुआ है, लेबल आपके प्रोग्राम में पहले बनाइएगा, उसके बाद गो टू एंड लिखिएगा, एंड नीचे लिखा रहेगा। सब कुछ ऐसे ही लिखिए, पहले लिखिए डिम n कॉमा s एज इंटीजर, देन उसके बाद s इक्वल टू 0, ठीक है ना? लेट s इक्वल टू 0, लेट कमांड यूज किए, लेट स्टेटमेंट। यस सर। लेट s इक्वल टू 0 कर दीजिए, फिर स्टार्ट करिए। स्टार्ट में ये कंडीशन देखिए, कंडीशन ऐसे नहीं लिखना है, वहां इफ देन होता है, ठीक है? यस सर। तो वहां लिखिएगा इफ n इक्वल टू 999, देन गो टू, एल्स s इक्वल टू दिस। सर गो टू सपोर्ट नहीं करता है सर, गो टू इंड देता है तो। गो टू अलग होगा, एंड अलग होगा। ओके सर, देखते हैं। लैपटॉप से हो? लिखे?
बोलिए। नहीं हो रहा है सर। डाउनलोड कर रहे हैं, तब तक हम लोग डिस्कस करते हैं। जब डाउनलोड हो जाएगा तो फिर हम क्यू बेसिक इंटरप्रेटर ओपन करेंगे, ठीक है। सर इंस्टेड ऑफ scans I implement input functions यस, it is still not working। क्या हो गया है? अगर कोई लैपटॉप से कनेक्ट रहते तो, क्योंकि मेरे पास इसका रिसोर्स फाइल नहीं है क्यू बेसिक का इंटरप्रेटर। सर कोई तो होगा यार। वही है तो, बट हाँ बोलिए। डाउनलोड कर रहे हैं, ये डाउनलोड कंप्लीट होगा उसके बाद। ठीक है, तब तक वो डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक। तो once it is completed, then I will show you in QBasic। तो NMI और INTR हम लोग देख लिए थे। INTR से रिलेटेड एक और आपका पिन है, that is pin number 24। pin number 24 is the interrupt acknowledgement pin, INTA। INT stands for interrupt, A stands for acknowledge, and it is in complement mode। तो इंटरप्ट जब एक रिक्वेस्ट जनरेट होगा तो इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट इस पिन के थ्रू आपका जो है जनरेट होगा। बिकॉज लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि मास्केबल और नॉन मास्केबल में बेसिक डिफरेंस इज व्हाट, कि मास्केबल इंटरप्ट इज डिजेबल्ड और इनेबल्ड, डिजेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द यूजर और प्रोग्रामर by using set of instructions, but NMI is not disabled or ignored, ठीक है ना। नॉन मास्केबल इंटरप्ट कैनॉट बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड। तो इंटरप्ट INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन जो आपका है, मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन, ये रिक्वेस्ट जब आपका सबमिट होगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट इस पिन के थ्रू प्रोसेसर आपका जो है देगा। तो किसी भी तरह का रिक्वेस्ट आपका जनरेट हुआ तो रिक्वेस्ट का अप्रूवल एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में इस पिन से प्रोसेसर से बाहर जाएगा। तो दिस इज द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन एंड दिस वन इज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन। तो now next pin is the clock pin। तो इन बोलिए बोलिए। सॉरी सर, मास्केबल और नॉन मास्केबल अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ। मास्केबल एंड नॉन मास्केबल बोथ आर हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि देयर इज सम नॉन मास्केबल एंड मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल में एग्जांपल लिए थे, एड्रेस एरर का एग्जांपल लिए थे। एड्रेस ट्रैप, ट्रैप फ्लैग ऑन होता है तो देयर इज ए पर्टिकुलर एरर रिलेटेड टू द एड्रेस, यानी कि व्हेनेवर द फिजिकल एड्रेस इज नॉट जनरेटेड फॉर द स्पेसिफिक लॉजिकल एड्रेस, तो उस केस में आपका जो है एरर जनरेट होता है। तो एरर जनरेट जब होगा तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपका एप्लीकेशन ओपन होता है जब मास्केबल इंटरप्ट जनरेट होता है, तो क्या एरर जनरेट होता है उस समय? मेमोरी मैनेजमेंट तो पढ़ाई हो गया होगा जी तुम लोग का, एनीवन? यस सर। तो मेमोरी मैनेजमेंट में सर आपका बेसिस ऑफ, हम भी बार बार बताए हैं आपको, ठीक है, बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ लॉजिकल फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होता है, एनीवन? सर फिजिकल एड्रेस सर, बेस एड्रेस लिमिट रजिस्टर्स। वन मिनट सर। अच्छा, कोई और बताएंगे? सर सर लिमिट रजिस्टर इनटू बेस रजिस्टर्स। हाँ, लिमिट रजिस्टर इनटू
limit register is used to check the logical address, and once it is checked, Sir, then after logical address into width and plus base address. Yes sir. तो एड्रेस एरर कब आता है? एड्रेस एरर सर लिमिट रजिस्टर को से कम ही रहता है जो लॉजिकल एड्रेस। अच्छा, तो आई डोंट नो। बताइए। मेमोरी मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया गया है सर हम लोग को। बताएं सर हम लोग का ओएस में मेमोरी मैनेजमेंट अभी नहीं है। ओएस में ही सर मेमोरी मैनेजमेंट अभी सर जब लिमिट से ऊपर जाता है तो सर एड्रेस एरर देता है। लिमिट से ऊपर मैंने बार बार बताया कि जब आप डेटा टाइप लेते हैं, उसका भी एग्जांपल लिए कि डेटा टाइप में आपका जो है एड्रेसिंग एरर कैसे होता है, गार्बेज वैल्यू क्यों लेता है, ये सारी बातें बताए थे ना। जब आपका कोई भी इंटीजर के रेंज से ज्यादा कोई डेटा आप यूज कर रहे होंगे, जब इंटीजर का साइज है जितना उससे ज्यादा कोई डेटा यूज कर रहे होंगे, तो उस केस में एड्रेसिंग एरर आएगा, और उसके चलते आप जो एप्रोप्रिएट रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो आपका जो है एड्रेस रिलेटेड एरर किस तरह का इंटरप्ट है, ये इग्नोर किया जा सकता है, डिजेबल किया जा सकता है या नहीं? एनीवन? लास्ट क्लास बताए थे। बताइए। नॉन मास्केबल इंटरप्ट आएगा, हम बता दिए कि मास्केबल इंटरप्ट इज disabled and ignored, but non-maskable interrupt cannot be disabled or ignored। ठीक है, तो बताइए कॉमन एग्जांपल क्या हो सकता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट का? नहीं बता रहे जी। नॉन मास्केबल का अभी बताया ना जी, एड्रेस ट्रैप होगा तो फिजिकल एड्रेस नहीं बनेगा, तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होगा ना। यस सर। एड्रेस ट्रैपिंग होता है तो ऐसा थोड़ा आपका सिस्टम बंद हो जाता है या दूसरा काम आप नहीं कर पाते हैं, उसको इग्नोर करके कैंसिल करके निकल जाते हैं ना। मान लेते हैं कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसा थोड़ा है कि उस एप्लीकेशन को का वेट करेंगे, इंतजार करते हैं, या उसके चलते आपका कोई पर्टिकुलर सिस्टम में कोई एरर आ जाता है, नहीं ना आता है। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट आपका जो है उसमें यहाँ पर आप डिसेबल्ड और इग्नोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डिसेबल्ड और इग्नोर्ड नहीं कर पा रहे हैं का मतलब क्या अगर एप्लीकेशन एरर आ गया तो आप उसको सुधार सकते हैं? नो सर। हाँ, नो सर। यस। कैसे सुधारिएगा बताइए? नो सर, आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाइएगा ना। यस सर, इन नॉन मास्केबल इंटरप्ट इट इज नॉट प्रोटेक्टेबल। हाँ, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आप। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है ये डिसेबल्ड और इग्नोर्ड नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये नॉन रिकवरेबल है, ये नॉन रिकवरेबल है। मास्केबल इंटरप्ट के बारे में बताइए, मास्केबल क्या होगा? इसी तरह का एरर, हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी एरर आएगा, यस सर, जिसको इग्नोर आप किया जा सकता है। यस सर। चेकआउट नहीं कर पाएंगे, वो आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट होगा। मास्केबल इंटरप्ट का कोई एग्जांपल? एनी एग्जांपल बताइए। बताइए। सीपीयू इंटरनल पार्ट में, सीपीयू इंटरनल पार्ट से हार्ड डिस्क कोई भी
अथी कर देंगे तो उसको उससे जनरेट होगा सर एरर, तो उसको मार्क्सेबल कर सकते हैं ना? इंटरनल जैसे डिवाइस सर, रैम, हार्ड डिस्क, सब का जो हाँ, उसको मास्केबल कर सकते हैं, तभी तो आपका वेटिंग स्टेट में जाता है कोई प्रोसेस। प्रोसेस डिजेबल्ड होता है ना। यस सर, उसको तो सर फिर चेक करके ठीक कर सकते हो उसको। नॉन मार्क्सेबल में सर वही एड्रेसिंग एरर जो बताए सर, वो तो इग्नोर नहीं किया जा सकता अगर है। कोई 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 इंटरप्ट अकर हुआ, उस इंटरप्ट को जब तक ओवर नहीं होता है तब तक आपका कोई भी प्रोसेस आपका डिलेट हो जाता है। इसका मतलब है कि उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन को आपने डिलीट किया ना, आपका प्रोसेसर। यस सर। और कब उसको रिज्वाइन कराता है, कब उसको फिर से रिज्यूम कराता है प्रोसेस? वंस द प्रॉपर इंटरप्ट, वंस द इंटरप्ट इज ओवर, ठीक है ना। जैसे ही इंटरप्ट ओवर हुआ तो इंटरप्ट का रिक्वेस्ट सबमिट हुआ, ठीक है ना, एक्नॉलेजमेंट किया, आईएसआर जनरेट हुआ सब रूटीन। और जैसे ही आपका जिस पर्टिकुलर, अब इंटरप्ट का, इंटरप्ट एक्चुअली है क्या? इंटरप्ट इज द डिस्टर्बेंस टू द रेगुलर नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कहीं से भी अगर कोई डिस्टर्बेंस या इंटरप्ट अकर हुआ तो एक आईएसआर जनरेट होगा, रिक्वेस्ट सबमिट होगा, उसके बेसिस पर आपका उस आईएसआर नंबर से वो रिज्यूम करेगा प्रोसेस। जैसे ही वो आईएसआर यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो आपका जनरेट हुआ, वो जिस रीजन से जनरेट हुआ है वो रीजन का जो है ओवर होता है, तो फिर से आपका रिज्यूम कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है ना। यस सर। हाँ, लेकिन ये चीज नॉन मास्केबल में नहीं है। अब मान लो तो तुम्हारा नॉन मास्केबल में तुम्हारा अगर रैम में एरर आ जाए, चिप में एरर आ जाए, हार्ड डिस्क में एरर आ जाएगा, वो यस सर, तो रिकवरेबल नहीं ना है। तो इसलिए उसको हम लोग नॉन रिकवरेबल मोड में जाते हैं। अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के चलते रुक गया तो वो जब रिसोर्स अवेलेबल होगा रिज्यूम कर लेगा वो प्रोसेस, ठीक है ना। यस तो ये थोड़ा देर के लिए उसको मास्केबल डिजेबल होता करके, इग्नोर करके, और दूसरा प्रोसेस को लोकेट करके सीपीयू अपना काम करना शुरू कर देता है, है। ठीक यस है। सर। लेकिन अगर एरर आ गया, आपका एड्रेस रिलेटेड एरर आ गया, तो वो सीपीयू उस एप्लीकेशन को रन नहीं कर पाएगा, नहीं ना रन कर पाएगा। नो सर, जब तक दैट इज द फिजिकल पर्टिकुलर एड्रेस नहीं डिफरेंस बनेगा बिटवीन एप्लीकेशन। मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। तो 8086 भी इसको फैसिलिटेट करता था। 8086 में भी ये दोनों तरह का इंटरप्ट जनरेट होता था, ठीक है ना। तो दोनों तरह का इंटरप्ट कब जनरेट होगा? सिंगल और मल्टीपल का जब कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मोड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड का कॉन्सेप्ट कब आया? जब यूनी प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पर यस मल्टी सर। प्रोसेसर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर, तो वहां पर देखेंगे VGA कंट्रोलर, ये CRT कंट्रोलर, डिस्प्ले कंट्रोलर। तो वहां पर ये चीज आपका क्लियर होगा कि ये जो कंट्रोलर का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो कंट्रोलर एक्चुअली किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आपका जो भी मोड है, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड, जैसे हम लोग बोल रहे हैं यूनी प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर बोल दिए, वाई इट इज मल्टी प्रोसेसर, कोई बताएंगे? मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है उससे क्या एनालाइज कर पाए आप? Why Yes, it sir. is multiprocessor support? Sir, it's about multiprocessor because it carry address bus and data bus both according to time to time. Actually, even less No, 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 LE is no, no, equal no, to. no, no, no. That is not the concept. That is not the concept. Minimum operating mode, as we say, as we state that minimum operating mode support uniprocessor environment. That means single processor is responsible for generating any types of control signal. Oh, sorry. किसी भी तरह का कंट्रोल सिग्नल आपका CPU 8086 प्रोसेसर जब जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? जब आपका ALU सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। आपका जब ALU कुछ ऑपरेशंस में सक्सेस नहीं होगा, आपको पता है किस तरह का ऑपरेशन में सक्सेस नहीं होगा। एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल की जब बात आती है, वो एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल एक्चुअली है क्या? प्रोसेसर के अलावा क्या है? बस कंट्रोलर, जिसको यूज करने के लिए बस कंट्रोलर 8288 यूज किया गया, तो वो एडिशनल बस कंट्रोलर जिसके लिए यूज किया गया वो एक्चुअली है क्या? ठीक है। ALU के लिए हम लोग बात करते हैं, तो ALU में ऐसा क्या चीज है जो ALU कंप्लीट नहीं कर पाता है, ALU कैपेबल नहीं है उसको हैंडल करने के लिए?
क्या नहीं कर सकता एएलयू, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट अगर हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो वी नीड एडिशनल मैथ को प्रोसेसर। एडिशनल मैथ को प्रोसेसर के लिए हम जब बात करेंगे तो ये प्रोसेसर मैथ को प्रोसेसर एडिशनल सिग्नल जनरेट करेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो 8086 में भी वो मैथ को प्रोसेसर इन आपका जो है यूज किया गया। तो मैथ को प्रोसेसर क्या है कि आपका जो काम एएलयू परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उसके लिए प्रोसेसर को एफपीयू फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट का जरूरत पड़ता है। अब 8086 के समय में फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट आपका एडिशनल मैथ को प्रोसेसर को एडहेयर करने से होता था। तो एडिशनल मैथ को प्रोसेसर के फॉर्म में आपका एफपीयू एड अप हुआ और फिर आप उसका जो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। तो जैसे ही मल्टी प्रोसेसर की बात आएगी तो प्रोसेसर के साथ 8086 के साथ आपका जो है उसका भी कॉन्सेप्ट आ गया कि एफपीयू या एडिशनल मैथ को प्रोसेसर भी काम करना शुरू कर दिया। तो जब भी आपको एडिशनल मैथ को प्रोसेसर का जरूरत पड़ेगा तो मिनिमम से मैक्सिमम में स्विच करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो सिस्टम है उसको एक्सटर्नल कंट्रोल भी जो है हैंडल करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल कंट्रोल को सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो वो एडिशनल बस कंट्रोलर जो उसको कैरी करने के लिए यूज किया गया। तो 8288 is the name of that bus controller through which the particular operations or the particular result or the instructions move to the particular processor। प्रोसेसर को जाता है। प्रोसेसर के अलावा ये भी अपना प्रोसेसिंग करता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर इज वर्किंग, दैट्स व्हाई द कांसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसर एग्जिस्ट। नाउ क्लॉक पिन, जब हम बात करते हैं क्लॉक पिन की, तो क्लॉक पिन इज द फ्रीक्वेंसी जनरेटर पिन। तो एज यू नो दैट कि इंटेल 8086 जो है वो 3 फ्लेवर में आया। यानी 3 फ्लेवर का मतलब कि 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी स्पीड का जो आपका माइक्रो प्रोसेसर आया, 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो क्लॉक पिन है, जो पिन नंबर आप यहाँ पर है, पिन नंबर 19, यानी कि लेफ्ट साइड में सब सेकंड लास्ट पिन, पिन नंबर 19। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो क्लॉक पिन तो क्लॉक सिग्नल जो है आपका ये यहाँ से ही 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज क्लॉक जनरेट होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो चूंकि इंटेल 8086 आपका 3 फ्लेवर में था, 5, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज के स्पीड का था। तो स्पीड के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए दैट क्लॉक पिन इज रिस्पॉन्सिबल। पावर के लिए पिन नंबर 40 है, सबसे टॉप राइट में, सबसे टॉप में VCC वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। और ये पिन जो है +5 वोल्ट जो है आपका पावर सप्लाई करता है, DC पावर सप्लाई करता है, जो ±10% वेरी कर सकता है। ठीक है ना, उसका मॉडिफाई हो सकता है रेंज। अब यही जो पावर सप्लाई है, जब पावर सप्लाई दिया जाता है DC, तो आपका मिनिमम /MX बार जो पिन नंबर 33 है वो पिन लॉजिक 1 में सेट होता है। तो लॉजिक 1 में वो पिन आपका मिनिमम मोड में काम करता है, क्योंकि MX आपका कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, नेम है। तो MX जो है वो 0 हो जाता है। जैसे ही लॉजिक 1 होगा तो MX 0 हो जाएगा, क्योंकि MX कॉम्प्लीमेंट है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। और जब पावर डिफ्यूज करते हैं, यहाँ से पावर सप्लाई जो डिफ्यूज करते हैं, कम करते हैं, तब उस केस में आपका वो पिन नंबर 33 लॉजिक 0 पावर डिफ्यूज करने का मतलब है कि नाउ देयर इज नीड टू कंट्रोल सम एक्सटर्नल प्रोसेसर सिग्नल आल्सो। तो एक्सटर्नल प्रोसेसर सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ मैथ को प्रोसेसर, यू कैन टेक द एग्जांपल। तो मैथ को प्रोसेसर से अगर कुछ आपको वर्किंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो वहां पर आपका जो है लॉजिक 0 आपका जो है वो पर्टिकुलर पिन से सप्लाई होता है। तो लॉजिक 0 का होने का कारण है कि पावर सप्लाई को जो है वो डिक्रीज किया जाता है। तो जैसे ही पावर सप्लाई डिक्रीज होगा तो ये लॉजिक 1 लॉजिक 0 में बदल जाएगा। जब लॉजिक 0 में बदलेगा तो पिन नंबर 33 का जो मिनिमम है वो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री पिन है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो वो मैक्सिमम आपका इनेबल्ड हो जाएगा, एक्टिव हाई हो जाएगा।
यानी एक्टिव लो हो जाएगा। एक्टिव लो इसलिए क्योंकि लॉजिक 0 जब हुआ तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करना शुरू हो गया। तो जैसे ही मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम शुरू हुआ, इसका मतलब सम अदर कंट्रोल सिग्नल्स आर आल्सो पार्टिसिपेट इन द within the system. So that is the particular use of this VCC. Then there is a pin, bus high enable pin. इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप नेक्स्ट क्लास में एक वो जो प्रोग्राम है उसको क्यू बेसिक में ट्राई करिएगा, ठीक है ना? नहीं होगा तो फिर मैं क्यू बेसिक में आपको इसको बता दूंगा, ठीक है ना? अदरवाइज आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू जस्ट कंप्लीटेड दैट प्रोग्राम इन क्यू बेसिक because